لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. Oh Allah, increase us in beneficial knowledge, in good knowledge. आमीन या रब्बल आलमीन. ओके, टुडे अवर नहीं, उर्दू में बोलना है मुझको. ओके जी, आज हमारी हेल्थ टॉक का जो मौजू है कि किस तरह हम सेहतमंद रखें अपने आप को. वो क्या सीक्रेट्स हैं, क्या राज हैं जिसके जरिए हम अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं. जैसे कि एक मकूला हम बचपन से सुनते आए हैं ना, कि हेल्थ इज वेल्थ. कि सबसे बड़ी जो वेल्थ है, सबसे बड़ा जो खजाना है इंसान के पास, वो क्या है? उसकी सेहत है. तो आज हम देखेंगे कि कुछ जो आमतौर पे कुछ बीमारियों के नाम आप अपने इर्द गिर्द सुनते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया ज्यादा, या शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई, स्ट्रोक हो गया, किसी को हार्ट डिजीज हो गई, हार्ट अटैक आ गया, इस तरह की आप सुनते हैं ना. और कैंसर, स्ट्रोक्स या ऑटो इम्यून डिजीजेस भी आजकल बहुत कॉमन हो रही हैं. तो हम देखेंगे कि इनका यानी कि किस तरह से ये बीमारियां जन्म लेती हैं और वजह असल में क्या होती है इनकी ना. और फिर हम ये भी देखेंगे साथ ही कि हम किस तरीके से वो तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं कि हम इन बीमारियों से महफूज रह सकें और हम अपने मदाफती निज़ाम को अच्छा रख सकें, बैलेंस्ड और बिल्कुल अप अच्छी कंडीशन में. और हम अगर किसी को कोई क्रॉनिक कंडीशंस है भी, जैसे कि क्रॉनिक कंडीशंस में चार ही बड़ी बीमारियां आती हैं, उनमें से दो तो आप वाकिफ ही होंगे, जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है और डायबिटीज. और ये दोनों बड़ी यानी कि खतरनाक किस्म की बीमारियां हैं, और इनको अच्छे तरीके से मैनेज करना ना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि ब्लड प्रेशर भी अगर कंट्रोल ना किया जाए तो हमारे जिस्म में बहुत खतरनाक असरात हो सकते हैं उसके. इसी तरह ब्लड शुगर भी जब हाई होती है ना, तो वो भी अच्छी नहीं होती हमारे ऑर्गन्स के लिए. दोनों ये जो डिजीजेज हैं ना, हमारे ऑर्गन्स पे अफेक्ट करती हैं. तो हम देखेंगे कि किस तरह हम इन क्रॉनिक कंडीशंस को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं. और फिर हम साथ ये भी देखेंगे कि हम दूसरों की किस तरीके से मदद कर सकते हैं. ये वाला जो फैक्टर है ना, ये चीज मुझे मोटिवेट बहुत करती है, दूसरों की मदद करना. क्योंकि अक्सर औकात लोग आपके पास अपनी हेल्थ के हवाले से भी आते हैं. ऑफ कोर्स मतलब डॉक्टर हूं मैं, तो कि ये चीज अक्सर लोग डिस्कस करते हैं अपनी हेल्थ के मसाइल. और बाज दफा लोग उसमें भी आते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को बिल्ड करें, किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को इम्प्रूव करें ना. तो पहले तो वही, मेरे पास कोई इतनी टूल्स नहीं होते थे कि मैं लोगों को वाकई उनकी मतलब मदद करना दिल से चाहती थी कि करूं. लेकिन मेरे पास ना वो वही बात है कि वो टूल्स नहीं थे. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब फॉर लाइफ में ना मेरे पास वो टूल्स हैं. मैं उनको एक रास्ता दिखा सकती हूँ कि देखें आप जो है ना कर सकते हैं कुछ चीज़ें. ऐसी बात नहीं है कि देर आर पॉसिबिलिटीज ना. तो वही इंसान का विजन ब्रॉड होता है. और ये तो हम जानते ही हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है, यकीनन. और आज जो है वो बस हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो सिर्फ नॉलेज शेयरिंग है. मतलब इसमें आप हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं आपके साथ. तो इसमें कोई ऑब्लिगेशंस और वो चीज़ नहीं है. अच्छा, ये हम देखते हैं फिर कि सिंगापुर के हवाले से, क्योंकि हम सिंगापुर में प्रेजेंटेशंस करते हैं. नेक्स्ट टाइम मैं पाकिस्तान का भी निकालूंगी स्टैटिस्टिक्स. तो यहाँ पे हमारी सिंगापुर stat.com करके एक वेबसाइट है, तो उसमें सारे स्टैट्स हमारे ना सिंगापुर के लिखे होते हैं, रखे होते हैं उन्होंने. तो उसमें है कि जो कैंसर इस तेजी से बढ़ रहा है आजकल, कि कैंसर जो है वो टॉप कॉज है सिंगापुर में डेथ्स का ना. 26.4% ऑफ ऑल डेथ्स जो है वो कैंसर की वजह से हो रही है. यानी कि ये भी एक जो है फिक्र है एक, कि ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है. अच्छा, फिर हम एक सवाल पैदा होता है कि हम अपनी जिंदगी में चाहते क्या हैं. मतलब आप माशाल्लाह सारे यंग बच्चे बैठे हो, तो मैं एक सवाल आपसे करूंगी कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं. मतलब क्या आपका विजन है कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए. कोई भी अगर शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम. तो मुझे बताएं कि आप, जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए कि आप अपनी जिंदगी में क्या चीजें चाहते हैं, तो वो चंद चीजें क्या होंगी आपकी जिंदगी में. या फील फ्री कि आप शेयर कर सकें अनम्यूट करके, क्योंकि मैं चाहती हूँ इंटरेक्टिव सी ये हो सेशन. ये ना हो कि सिर्फ मैं ही बोलती रहूं, मैं आपसे भी पूछती रहूंगी बीच बीच में ना. तो इसमें सबसे पहली चीज हम क्या चाहते हैं. अभी जैसे सेहत का ही जिक्र हुआ ना, तो जरूर आपके जहन में आया होगा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं सेहतमंद रहूं ना, कि मैं एक सेहतमंद जिंदगी गुजारूं. फिर और क्या चाहते हैं आप. सेहत के साथ साथ मेरे पास कुछ मतलब फंड्स भी हों, कुछ एक्स्ट्रा मनी. डॉलर दो। जी, मोर इनकम ना. बिल्कुल, कि आपके पास रिसोर्सेज हो एक्चुअली. इनकम से या उससे क्या होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज हो जाते हैं, और फिर उन रिसोर्सेज को हम और अच्छे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं ना.
लेकिन कोई भी हमें काम करना हो तो हमें फंड्स चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमें इनकम चाहिए। एग्जैक्टली। और दू- तीसरी बात कि आप अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं ना। ज्यादा वक्त हम चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ गुजारें। अब जैसे मैं हूँ, अपनी मिसाल देती हूँ आपको कि मेरी बच्चियां हैं माशाल्लाह चार, और हस्बैंड की जॉब भी काफी बिजी होती है, तो मैं जब अपनी रेगुलर जॉब पे होती हूँ तो वो मुझे 8 घंटे उनको देना ही देना है। प्लस जो है मेरे आने जाने के 1 घंटा 2 घंटा और ज्यादा आप ऐड कर लें उसमें, यानी कि 8 घंटे की जॉब है ऑफिस में। फिर वो 10 घंटे की हो गई ना, क्योंकि मुझे घंटा पहले निकलना है घर से, उससे भी पहले तैयारी करनी है, घर में भी कुछ काम करके देख के निकलना है। तो वो कितना लंबा टाइम मेरे लिए हो गया ना। तो मुझे अब वो महसूस होता है कि नहीं, मुझे अपनी बच्चियों के साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए, मुझे घर में ज्यादा रहना है। तो टाइम विद फैमिली ये भी बहुत एक कीमती इंसान का सासा होता है ना, कि अपनी फैमिली के साथ गुजारा जाए। और फिर चौथी बात क्या होती है कि दूसरों की मदद भी की जाए ना, दूसरों की मदद भी की जाए। लेकिन हम, रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है जिस दुनिया में हम रहते हैं, हम इर्द गिर्द अपने क्या देखते हैं। खासतौर पे कोविड जब से हुआ, और कोविड के बाद हमने क्या देखा इधर उधर की सिकनेस। बीमारियां। जी, बीमारियां, लोग कितने बीमार हो रहे हैं और बार बार बीमार हो रहे हैं। कोविड आके चला गया, लेकिन फिर भी जो है जान नहीं छूट रही। वायरल इन्फेक्शन कभी एक तरह से हो जाती है, कभी दूसरी तरह से हो जाती है। तो बिल्कुल हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द की बीमारियां। और फिर हम ये सोचते हैं कभी कि हम क्यों बीमार पड़ जाते हैं जल्दी से। अगर मैं बार बार, जैसे मुझे फ्लू हो रहा है या बार बार मुझे कहीं और इन्फेक्शन हो रही है, तो मैं सोचूं कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ इस तरह से। किसी के जहन में कोई बात आती है कि क्यों हम बीमार जल्दी जल्दी पड़ते हैं, या बीमार फ्रीक्वेंट हम पड़ रहे हैं, तो क्या वजह हो सकती है इसकी। यही वायरस की वजह से होता है। जी, एक तो ये कि हम इर्द गिर्द हमारे जो है वो, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो फुल ऑफ पैथोजेंस है। और दूसरी चीज, हम हमारे जिसम में अल्लाह ताला ने वो चीजें रखी हैं ना कि जो मदद करती हैं हमें कि हम इन वायरसेस का, इन बैक्टीरिया का, जो पैथोजेंस हैं उसका मुकाबला करें। तो हमारे अंदर ये मदाफती निज़ाम होता है, इम्यून सिस्टम होता है ना। तो वो भी वजह होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना, बिल्कुल सही कहा आपने। पहली, अगर आप एआई से पूछेंगे, जो कि चैट जीपीटी हम इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो भी ये कहेगी कि क्या, पहली चीज जो है कि हमारी जो है इन्फेक्शियस एजेंट्स, और हमारा जो है मेन कॉज इम्बैलेंस और डिस्ट्रप्शन इन द बॉडीज नेचुरल स्टेट ऑफ हेल्थ। यानी हमारा जो जिस्म में एक तवाजन है, एक बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और वो इन्फेक्शियस एजेंट्स ने डिस्टर्ब किया, लेकिन उन इन्फेक्शियस एजेंट्स का जो मुकाबला करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम रखा है ना, तो वो वीक पड़ जाता है। अब वो इम्यून सिस्टम वीक पड़ता है तो उसके बहुत सारे मतलब कॉजेज होते हैं कि वो वीक पड़ जाता है। जैसे कि खुराक सही नहीं है, बाज दफा हम सोते ठीक नहीं है, बाज दफा हम स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारे हैं, और क्रॉनिक कंडीशंस, इसका मैंने पहले जिक्र किया था, डायबिटीज वगैरह और इन चीजों की वजह से भी हो जाता है ना। तो अब हमारे पास वो इम्यून सिस्टम हमारा उस तरह का नहीं है कि वो जल्दी से जल्दी मुकाबला कर सके, और वो हमारी इन्फेक्शंस को और जो दूसरी चीजें हैं ना उनको वो वाइप आउट कर सके। और यूजुअली जो फैक्टर्स होते हैं हमारी सेहत पे कौन कौन सी चीजें असरअंदाज होती हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं इसमें से। सबसे पहले तो आजकल के दौर में स्ट्रेस है, फिर पोल्यूशन है, फिर और हम बाज दफा लोग दवाइयां ले रहे होते हैं, वो हैं बैक्टीरिया वायरस का भी हमने जिक्र कर दिया है। कुछ लोगों को डस्ट भी, डस्ट एलर्जी है, इस तरह की चीजें होती हैं, डस्ट भी उनको हार्म कॉज करती है। फिर हमारा खाना पीना भी आजकल जो है वो हेल्दी नहीं रहा ना, हम कितना जंक फूड खाते हैं। फिर हमारी ये आर्टिफिशियल चीजें, फ्लेवरिंग्स खानों में, स्मोकिंग अगर भी करता है वो भी मुज़र है सेहत के लिए। हमारा जिस्म का हार्मोन्स का तवाज़ुन, जो केमिकल एजेंट्स, जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो भी अगर इम्बैलेंस हो जाए, वो भी रेडिएशन। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं ना, कि हम काफी चीजों से इंटरेक्ट कर रहे हैं एक ही वक्त में ना। तो इसमें फिर ये साइंटिस्ट कहते हैं कि हम सरवाइव नहीं कर सकते अगर हमारा मदाफती निज़ाम ना हो, सही तरह से काम ना कर रहा हो ना, तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। यानी इम्यून सिस्टम जो है ना हमारा, वो बहुत ही जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। एंड जिस तरह से मतलब इम्यून सिस्टम हमारा काम कर रहा होता है, और हम फिर क्या होता है, हमारे अंदर वो काबिलियत पैदा हो जाती है, एबिलिटी पैदा हो जाती है कि हम अडेप्ट कर लेते हैं इस वर्ल्ड के, जो कि फुल ऑफ बैक्टीरिया, फुल ऑफ थ्रेट्स है, फुल ऑफ पैथोजेंस है। तो क्या क्रुशियल चीज क्या होती है, क्रिटिकल चीज क्या होती है, जरूरी चीज क्या है, हमारा मदाफती निज़ाम, इम्यून सिस्टम। और बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं ना, वो
तब अराइज करती हैं, तब होती हैं इंसान के जिस्म में, जब ये हमारा इम्यून सिस्टम जिस तरह से उसको काम करना चाहिए वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है, डिसफंक्शनल है। जिस तरह से उसको फंक्शन करना चाहिए वो उस तरह से नहीं कर पा रहा है ना। तो फिर हम इस तरह से फेस करते हैं डिफरेंट कंडीशंस को। और इम्यून सिस्टम मदाफती निज़ाम क्या होता है? मतलब ये एक नेटवर्क होता है जिसमें सेल्स भी हैं, टिश्यूज भी हैं, ऑर्गन्स भी हैं, और ये सब मिल के काम करते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, हमारे जिस्म की हिफाजत करना। और इसमें अब जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं या सिस्टम्स हैं ना, तो उनका अलग अलग खास तौर पे भी अल्लाह ताला ने इम्यून सिस्टम रखा है। जैसे कि नर्वस सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। इन सब सिस्टम्स में खास किस्म के भी सेल्स होते हैं। हर सिस्टम में एक तो आमतौर पे सेल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूस ब्लड में घूम रहे होते हैं ना, और एक होते हैं जो किसी खास सिस्टम के होते हैं और किसी खास ऑर्गन के होते हैं। और हमें क्या चाहिए? इम्यून सिस्टम किस हालत में चाहिए? कि वो बैलेंस हो, एक तवाजन के साथ हो ना। ये हर चीज देखें, अल्लाह ताला ने भी एक तवाजन के साथ रखी पूरी कायनात में। तो हमारी बॉडी में भी हमें एक तवाजन की जरूरत है, एक बैलेंस इम्यून सिस्टम की जरूरत है। ना कि वो कमजोर हो, कि जल्दी से वायरस और बैक्टीरिया जो है वो अटैक करके और हमें बीमार कर दें, और ना ही वो ओवर एक्टिव हो। बाज दफा जैसे कि ये एलर्जिक, मुझे भी जैसे एलर्जिक राइनाइटिस और चीजें हैं, इसमें क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा ओवर एक्टिव हो जाता है। डस्ट एलर्जी में भी यही होता है ना, कि वो डस्ट से देखें एलर्जिक हो गया ना। और कभी कभी ये होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद हमारी अपनी बॉडी, अपने ही जिस्म के जो सेल्स या अज्जा हैं उनके खिलाफ ही खुद उनको भी हार्म पहुंचाना शुरू कर देता है। कुछ इम्बैलेंस चीजें या कुछ इस तरह से हो जाती हैं कि वो रिकग्नाइज नहीं करता कि मैं सेल्फ हूं। वरना तो एक ऐसा होता है कि सेल्फ अवेयरनेस होती है इस इम्यून सिस्टम को भी, कि ये मेरी अपनी बॉडी है, इसको मैंने अटैक नहीं करना। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि वो बैलेंस खराब हो जाता है। अब जब ये इम्यून सिस्टम अंडर रिएक्टिव होता है ना, तो फिर हमें जैसे कि वही हेपेटाइटिस हो गया, रुबेला, हर्पीस वगैरह इन्फेक्शन इनकी हो गई, या फिर क्या होता है, कैंसर हो जाता है। क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम, इसमें हम बाद में एक खास इसका जो सेल है नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल के बारे में और भी पढ़ेंगे। तो उसमें ये वो नेचुरल किलर सेल क्या करता है कि जो सेल हमारी बॉडी में पुराने हो जाते हैं ना, वियर एंड टियर तो चलता है ना पूरी बॉडी में, तो जो सेल्स पुराने हो जाते हैं ना, तो एक खास प्रोसेस होता है जिसको अपॉप्टोसिस कहते हैं, प्रोग्राम डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ। तो उससे वो क्या होता है कि जो सेल बूढ़े हो गए हैं या वो इतने सेहतमंद नहीं रहे, तो उन उनको वो नेचुरल किलर सेल उन सेल्स को खत्म कर देता है। लेकिन जब वो किसी वजह से नेचुरल किलर सेल अपना काम सही ना कर पाए और वो सेल इमोर्टल हो जाए, इमोर्टल हो जाए ना, कि वो खत्म ही नहीं हो रहे, उनका अब टाइम आ गया है कि उनको चले जाना चाहिए, लेकिन वो इमोर्टल सेल्स फिर कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? कैंसर में। वो फिर कैंसर सेल्स बन जाते हैं। और फिर कैंसर जब होता है तो वो जाहिर है फिर इतना वो हमारी बॉडी से जो चीजें नॉर्मल सिस्टम्स को या नॉर्मल सेल्स को जाना चाहिए वो उनका भी वो खाना शुरू कर देता है ना। तो इस तरह से वो फिर फैलता भी जाता है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। तो ये मेन जो कॉज होता है ना कैंसर का, वो ये होता है कि सेल्स जो होती हैं जिनको मर जाना चाहिए वो मरते नहीं है टाइम पर, इमोर्टल हो जाते हैं ना। और फिर दूसरा, जब ओवर रिएक्टिव होता है तो वही ऑटोइम्यून डिजीजेस होती हैं। फिर वो बाज दफा रिकग्नाइज नहीं करता सेल्फ को भी। जैसे टाइप 1 डायबिटीज होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो पेनक्रियास में सेल्स इंसुलिन हमारी बनाते हैं ना, तो वो हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम उन सेल्स को तबाह कर देता है और इंसुलिन नहीं बनती। इंसुलिन बिल्कुल बनना बंद हो जाती है, और हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, वो बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि हमें तो इंसुलिन चाहिए ना। जब भी हम खाते हैं हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई जाता है, तो इंसुलिन जल्दी से वो ग्लूकोज हमारी ब्लड से हटा देती है। तो जब इंसुलिन नहीं होती तो वो ब्लड ग्लूकोज फिर बढ़ जाता है। तो इस तरह से जब हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिव होता है तो वो अपने ही ऑर्गन्स को ना डैमेज करना शुरू हो जाता है। तो हमें एक बैलेंस्ड इम्यून सिस्टम की जरूरत है। अब हम ये वीडियो देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि नेचुरल किलर सेल्स का मैंने आपको बताया ना अभी, कि नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वो कैंसर किलिंग सेल्स होते हैं। ये एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBCs। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से नेचुरल किलर सेल उन सेल्स को तबाह करते हैं कि जो वायरसेस से इन्फेक्ट हो गए या बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो गए। देखते हैं वीडियो। देखिए कैसे चेस करता है ना उसको।
और फिर उसको खा जाता है बैक्टीरिया को। इस तरह ये कैंसर सेल को भी अटैक करके ना उसको खत्म कर देता है। तो देखा आपने कि कैसे उसने जो एक टीम थी, एक फोर्स थी सेल्स की, उन्होंने तबाह कर दिया कैंसर सेल्स को भी और बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को भी। और हमने ये बात जी की थी जी। ना ऑर्गन स्पेसिफिक इम्यूनिटी की, तो इस तरह जैसे लंग्स में भी हमारी खास किस्म के सेल्स होते हैं जो हमारी लंग्स की लाइनिंग होती है ना एल्वुलाई तक, उनको एल्वुलर मैक्रोफेजेस कहते हैं, वो मदाफती निजाम का हिस्सा होते हैं। इस तरह हमारी गट में, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी सेल्स होते हैं, स्किन में, ब्रेन में, यानी कि पूरा सिस्टम्स अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो तरतीब से हर जगह मौजूद है ना। और ये कहीं भी मतलब वीकेंड पड़ सकता है किसी एक खास ऑर्गन में भी, जैसे कि किडनी हो गया, बाज दफा लंग में, कार्डियोवास्कुलर एंड जॉइंट्स, बाज दफा लोगों की आपने देखा होगा कि जॉइंट्स का इश्यू हो जाता है। तो इस तरह से फिर वो उस स्पेसिफिक ऑर्गन की फिर इम्यूनिटी जब वो कम पड़ती है तो उसकी फिर डिजीज होती है। और फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी बीमारियां हैं जो कि, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं वीक इम्यून सिस्टम में से। तो ये पूरी इन्होंने लिस्ट दी कि जब हमारा मदाफती निजाम कमजोर पड़ता है तो हमें क्या क्या हो सकता है। देखिए इसमें एलर्जी भी है, एंजाइटी भी है, एस्मा भी है, और डिप्रेशन भी है इवन। डिप्रेशन भी आजकल लोगों को काफी सुनने में आता है ना कि डिप्रेशन भी हो जाता है, हिमोराइड्स का प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस, कैंसर, एक्जिमा। एक्जिमा का भी इशू यहाँ पे इस एरिया में, पाकिस्तान का मुझे नहीं अंदाजा कि एक्जिमा होता है लोगों को कि नहीं, लेकिन यहाँ सिंगापुर, मलेशिया और यहाँ का कुछ मौसम भी इस तरह का है, अक्सर लोगों को एक्जिमा की शिकायत रहती है ना। एक्जिमा में स्किन रफ हो जाती है, स्किन हेल्दी नहीं रहती, स्किन को अफेक्ट करता है, ड्राइनेस हो जाती है स्किन बहुत ना। तो ये सारी चीजें जो है ना वो बीमारियां हमारे इम्यून सिस्टम के मुतासर होने से हो सकती है ना। फिर अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या करें, अपने इम्यून सिस्टम को हम किस तरह से मजबूत रखें ना, और क्या चीज हम लें कि हमारा इम्यून सिस्टम एक मुतदिल हालत में हमारी बॉडी में काम करे जिस तरह की इसको काम करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे लोग अपना सप्लीमेंट्स भी देखते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा जो है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि हमें ये तो नहीं पता ना कि कौन सा सबसे अच्छा है, लेकिन हम ये पीछे ट्रेस कर सकते हैं कि किस सप्लीमेंट के साथ जो है वो साइंटिफिक रिसर्च है। क्योंकि जहाँ पे रिसर्च होती है, साइंटिफिक रिसर्च होती है, क्लिनिकल स्टडीज होती हैं वो, तो फिर हमें पता चलता है कि हाँ ठीक है, ये कोई चीज़ है कि जो कि रियली प्रूव है, समथिंग है। अच्छा, फिर हम एक स्टडी देखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लॉन्जेविटी मेडिसिन कैलिफोर्निया में। उन्होंने 7 ईयर्स की क्लिनिकल स्टडी की और उन्होंने 196 ये पॉपुलर सप्लीमेंट्स जो थे ना वो गैदर किए, यानी इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट्स जो है वो उन्होंने किए, और उसमें से टॉप ऑफ द टॉप जो थे ना वो यहाँ पे उन्होंने बताए हमें। तो यूजुअली लोग इसमें से, हो सकता है कुछ आपने भी कभी इस्तेमाल किया हो ये चीजें, लोग जैसे कि इस्तेमाल करते हैं ना अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, यानी कि लोगों को जब ये इल्म आ जाता है ना कि अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, अब मुझे अपनी इम्यूनिटी को जो है वो करना है, बूस्ट करना है, उसको सही अच्छे उसमें रखना है हालत में। तो इसमें देखें कुछ कुछ चीजें आपको वो मारूफ हों आप शायद उनसे, जैसे एलोवेरा। लोग एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन टी भी बड़ी कॉमन है, ग्रेप सीड भी है। आप में से किसी ने कुछ इस्तेमाल किया है इसमें से, या कभी नाम सुना आप लोगों ने? बोवाइन कॉल्स्ट्रम भी है इसमें, नोनी जूस। तो इसमें से जब मैं पूछती हूँ लोगों से तो कुछ लोगों ने इस्तेमाल की होती हैं इसमें से चीजें ना। Sorry, so far they got any questions so far? या
आप पूछ सकते हैं, आप रोक सकते हैं मुझे, सवाल अगर कोई हो तो जरूर पूछिएगा। अच्छा, फिर इसमें यहाँ थोड़ी सी मैंने स्लाइड से की थी इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में, कि जो हमारी पहला लाइन ऑफ डिफेंस होती है ना बॉडी में, वो ये इन्नेट इम्यूनिटी होती है। एक एक्वायर्ड भी होती है, लेकिन ये इन्नेट, जिस नेचुरल किलर सेल्स का मैंने जिक्र किया था ना, वो इन्नेट इम्यूनिटी का हिस्सा होते हैं। और ये जो होती है ना, नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी कि किसी भी फॉरेनर को देखेगी ना अपनी बॉडी में तो वो हिफाजत के लिए खड़ी हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी होती है, और इसको इसीलिए नेचुरल इन्नेट मीन्स के नेचुरल तभी इनबॉर्न इम्यूनिटी, यानी इसके साथ हम पैदा होते हैं, ये पैदाइश में हमारे साथ होती है ना। तो बाकी जो एक्वायर्ड होती है ना, वो हम एक्वायर करते हैं बाद में जिंदगी में ना। तो इनेट इम्यूनिटी में इसमें स्किन भी जैसे कि पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं जो हमारी, टीयर्स भी इवन। और इसमें फिर हम सेलुलर डिफेंसेस, जब सेल्स की बात आती है तो फिर हम इसमें नेचुरल किलर सेल्स आते हैं ना, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, जो कि फेगोसाइट्स मीन्स कि वो खाने वाले हैं। ये क्या करते हैं कि ये इन्फेक्टेड सेल्स को खा जाते हैं। ईट इन्वेडर्स, यानी कि जिसने भी इन्वेड किया ना हमारी बॉडी को, तो उसको हजम कर जाते हैं, खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। कैंसरस सेल्स को भी इसी तरह, जो बूढ़े सेल्स हमारी बॉडी में हो जाते हैं ना, उनको ये लोग खत्म कर देते हैं। फिर हम जब पैदा होते हैं न्यू बॉर्न के लिए ना, तो हमारी जो बूस्ट हमें मिलता है इम्यूनिटी का, वो एक तो पैसिव इम्यूनिटी होती है, यानी कि माँ माँ ने अपनी जिंदगी में अगर जैसे किसी इन्फेक्शंस को उसने टैकल किया ना, तो वो बच्चे में वो खुद ब खुद वो चीजें, वो उसकी एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो जाएंगी ब्लड से ना, जब बच्चा माँ के पेट में होता है। और दूसरी चीज होती है ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क स्पेशली जो शुरू के 2 हफ्ते का मिल्क होता है ना, कोलेस्ट्रम जिसको कहते हैं, वो बहुत रिच होता है एंटीबॉडीज में भी, और कुछ इम्यून फैक्टर्स भी होते हैं उसमें। हम इन्हीं में से एक इम्यून फैक्टर्स के बारे में आज बात करेंगे। अच्छा, फिर ये एक और स्टडी हम देखते हैं, जर्नल ऑफ अमेरिकन न्यूट्रोसिटिकल एसोसिएशन ने 1999 में की। इसमें इन्होंने क्या किया कि टॉप 12 प्रोडक्ट्स जमा किए, और क्या चीज इन्होंने देखी, इंक्रीज इन एनके सेल एक्टिविटी ओवर बेसलाइन। तो वो मैं जो बार बार आपको एनके सेल एक्टिविटी का, एनके सेल का बता रही थी, जो हमारे इन्नेट इम्यूनिटी का हिस्सा होते हैं, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी का, उसका हिस्सा होते हैं नेचुरल किलर सेल्स। तो उनकी एक्टिविटी क्योंकि बहुत जरूरी है हमारी बॉडी की सेहत के लिए ना, तो हमने इन प्रोडक्ट्स में देखा कि कितने परसेंट इंक्रीज इन प्रोडक्ट्स में नेचुरल किलर सेल की एक्टिविटी को किया ओवर बेसलाइन। तो हम 12वें से शुरू होते हैं। नोनी ने कितना किया, 15%। एलोवेरा ने 15%। फाइटोन्यूट्रिएंट ने 21% किया। हम ऊपर आते हैं तो हम देखते हैं 6 नंबर पे इग्नेशिया ने कितना किया, 43% किया, 43। फिर हम और ऊपर आए तो हमने देखा नंबर 4 पर 49% IP6 ने किया, और नंबर 3 पे मैंगोस्टीन ने 76% किया। मैंगोस्टीन वैसे मैंने पाकिस्तान में तो कभी नहीं खाया था, मुझे नहीं मालूम आप पाकिस्तान में अभी दस्तयाब है या नहीं है। मैंगोस्टीन आप लोग खाते हैं, कभी सुना आपने मैंगोस्टीन का? नहीं नहीं। नहीं ना, हाँ, क्योंकि मैंगोस्टीन जो है वो इधर ज्यादा होता है, सिंगापुर में, मलेशिया, इंडोनेशिया में। यहाँ मैंने भी फर्स्ट टाइम यहीं आके मैंने खाया मैंगोस्टीन। तो मैंगोस्टीन जो है वो भी बढ़ाता है हमारी नेचुरल किलर सेल, हमारे जो नेचुरल मदाफती निज़ाम है उसमें नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी को 76%। लेकिन इसमें क्या है मैंगोस्टीन का, उसका छिलका, पल्प नहीं, क्या चीज, उसका छिलका। अब छिलका भी उसका आप ग्राइंड करें और फिर खाएं, और आजकल तो आपको पता है कि इंसेक्टिसाइड्स और ये चीजें इतना स्प्रे होते हैं ना, तो इतना सेफ नहीं होता, और उसको गैदर करके वो सारा करना इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल मैंगोस्टीन जो है वो 76% इंक्रीज करता है एनके सेल एक्टिविटी को। अब हम आते हैं नंबर 2 पर। तो नंबर 2 पर क्या है, ट्रांसफर फैक्टर। पिछली स्लाइड में आपने देखा था ना कि जब माँ के दूध में जो पहले 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का दूध होता है, कोलेस्ट्रम, उसमें कुछ इम्यून फैक्टर्स भी आते हैं जो कि हम सब ने लिए अपनी माँ से। तो हमने कंज्यूम किया ट्रांसफर फैक्टर को भी ना, तो वो हमने अपनी माँ से लिया कोलेस्ट्रम में। और ट्रांसफर फैक्टर देखिए कितना करता है, 283%। 283% इंक्रीज करता है क्या, नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी को। तो ये इस वक्त, उस वक्त क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में न्यू बॉर्न को जरूरत होती है ना, वो एक नई जगह पे इस दुनिया में आता है जो कि फुल ऑफ पैथोजेंस है, तो इसलिए ट्रांसफर फैक्टर उसको फिर जो है वो सप्लीमेंट करता है उसकी इम्यूनिटी को ना, उसकी इम्यूनिटी को एनहेंस करता है। और नंबर 1 पर ट्रांसफर फैक्टर प्लस। ट्रांसफर फैक्टर प्लस देखिए कितना, 437%। 437%, 437%।
बढ़ाता है एन की सेल एक्टिविटी को। तो सबसे नंबर 1 पर जो है वो ट्रांसफर फैक्टर प्लस है, और नंबर 2 पर ट्रांसफर फैक्टर है जो कि 283%, इनके 283%। तो देखा जाए तो ट्रांसफर फैक्टर प्लस ऑलमोस्ट डबल उसके है ना ट्रांसफर फैक्टर की, क्योंकि ट्रांसफर फैक्टर प्लस में हम बाद में इसके इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं कि इसमें बाकी की चीजों में से भी कुछ होती हैं। नीचे की जो 3 से 12 है ना, तो कुछ इसमें से भी लिए जाते हैं, तो उसका इफेक्ट और ज्यादा क्यूमुलेटिव हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसमें ये आप डार्क ब्लू बॉटल देखिए, ये ट्रांसफर फैक्टर प्लस है, और जो लाइट ब्लू है ना, ये ट्रांसफर फैक्टर। अब फिर हम देखते हैं कि अच्छा, अगर मैं ट्रांसफर फैक्टर इस्तेमाल करूं तो क्यों करूं मैं, दलील भी होनी चाहिए ना, एक लॉजिक भी होनी चाहिए पीछे कि क्यों मैं करूं। तो इसमें फिर हम देखते हैं इसका तज्जिया कि ये कॉस्ट सेविंग भी है, इफेक्टिव भी ज्यादा है, पीछे की स्लाइड में आपने देखा, और अच्छे इसके फास्ट रिजल्ट्स होते हैं। और बाकी जो चीजें हमने पीछे देखी थी, जैसे कि ग्रीन टी हो गई, ये गिंको गिनसिंग और बाकी चीजें, रॉयल जेली वगैरह, उसके मुकाबले में ट्रांसफर फैक्टर जो है ना वो 30% ज्यादा पावरफुल है, 30 टाइम्स मोर पावरफुल है। और ये भी स्टडी जो इंस्टीट्यूट ऑफ ये रशियन अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज है ना, उन्होंने ये स्टडी की। और एक कैप्सूल जो है ना इसका, ट्रांसफर फैक्टर का एक कैप्सूल कितने बराबर है दूसरी चीजों के, 30 कैप्सूल्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। जितने भी अदर प्रोडक्ट्स आपने पीछे देखे थे ना जो इम्यून बूस्टिंग है, यानी उनके आप 30 कैप्सूल खाएं और एक कैप्सूल ट्रांसफर फैक्टर का खाएं तो बराबर है उनका इफेक्ट। और वो 30 भी आप खरीदेंगे तो देखें, वो भी यहाँ पे तो हमने सिंगापुर अभी लिखी है प्राइस, तो 7.50 सिंग डॉलर का वो पड़ जाता है, और जबकि एक कैप्सूल ट्रांसफर फैक्टर का 1.40 डॉलर का। तो इस तरह से ये हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस देता है ट्रांसफर फैक्टर ना। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि इसकी जो रियल वैल्यू है ट्रांसफर फैक्टर की क्या है। और रियल वैल्यू हमें तभी पता चलेगी जब हम देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ और क्या फायदा हुआ लोगों को ना। तो फिर इसमें एक स्टडी थी ऑन्कोलॉजी रिसर्च सेंटर की, रशिया की, ब्लॉखन रशियन ऑन्कोलॉजी रिसर्च सेंटर। उसमें इन्होंने क्या देखा कि इंक्रीज इन नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी, यानी कि नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी कितने परसेंट किस प्रोडक्ट से ज्यादा कितनी हुई ना। तो इसमें इन्होंने कंपेयर किया टीएफ को, टीएफ एडवांस, फिर टीएफ प्लस को, फिर इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 क्या होता है, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे कीमियाई अज्जा होते हैं जो कि एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं हमारे, ये जो मदाफती निजाम के सेल्स होते हैं जैसे नेचुरल किलर सेल्स, और इनकी एक्टिविटीज को, और ये दूसरे होते हैं टी सेल्स लाइक टी सेल्स, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं ना। तो जब उन्होंने